आज हमने टॉपिक लिया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 सीबीएसई का टॉपिक है ये। तो इसमें हम अराउंड 25 to 30 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एटम क्या होता है? एंड एटम एक फंडामेंटल यूनिट है मैटर का। दुनिया की अगर दुनिया की चीज़ लेते हैं कि जो मैटर है, तो मैटर वो किससे बनी रहेगी? तो एटम से बनी रहेगी। तो एटम जो होता है तो उसका जनरली एक्चुअली जो साइज़ होता है या उसकी रेडियस बोलिए वो रहता है 0.1 से 0.5 नैनोमीटर तक हो सकता है। अगर मीटर में बात करें तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर से लेके 5 × 10⁻⁻10 मीटर तक हो सकता है। दुनिया के अगर छोटी से छोटी चीज़ भी अगर पकड़ ले और ब्लैक होल तक अगर हम बड़ा ब्लैक होल तक अगर जाए, तो ये जो भी चीज़ है दुनिया में वो सभी किससे बनी है? तो मैटर से बनी है। हम भी मैटर से बने हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब भी मान लीजिए दो एलिमेंट पकड़िए या दो कंपाउंड है, वो जब भी हम केमिकली उसको मिक्स करते हैं और उनमें केमिकल एक्सचेंज हो जाता है। केमिकल एक्सचेंज होने के बाद जब भी वो केमिकल रिएक्शन करते हैं और उनमें क्या होता है, केमिकल चेंज आ जाता है। इन चीज़ को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें फॉर एग्जांपल A+B रिएक्ट किया एक दूसरे के साथ और उन्होंने मान लीजिए प्रोडक्ट बना दिया C। तो C जो भी आउटपुट है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। और एक्चुअली अगर ये स्टेबल है, अगर ये प्रोडक्ट आपका स्टेबल है, तो अगर स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है, तो इसको कहेंगे कंपाउंड। तो ए और बी रिएक्ट किए तो इनको कहते हैं रिएक्टेंट। और ये जो पूरी प्रोसेस है, A+B रिएक्ट करके C बनाता है, ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में आप केमिकल रिएक्शन हुआ क्या नहीं ये फिजिकली भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन आ सकता है उसमें, या हीट प्रोडक्शन हो सकता है, या हीट एब्जॉर्ब हो सकता है, या कलर चेंजेस हो सकता है। तो ये सब चेंजेस आप देख सकते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन में। तो उससे भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ क्या नहीं हुआ। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, घर में आप चाय बनाइए, चाय बनाने के बाद हर चीज़ बदल जाती है। जो भी आपने उसमें डाला है तो वो क्या है? चाय फाइनली जो बनना है तो क्या बनता है? शुगर है, पानी है, चाय पत्ती है, और मान लीजिए इलायची है। तो सबसे क्या होता है? तो एक अलग ही कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गई आपकी चाय। तो चाय घर में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ मास। तो दुनिया में कोई भी मास अभी भी आप जितना भी कहीं भी कौन सी भी रिएक्शन लीजिए, फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे, तो चाय बनाते वक्त मान लीजिए अगर आपने क्या मान लिया, सब कंपोनेंट पानी, चाय पत्ती वगैरह सब मिलके मान लीजिए आपका आ रहा है 100 ग्राम। अगर आप जब चाय का वजन देखेंगे तो वो 100% क्या हो जाएगा? 100 से कम ही आएगा। तो आप बोलेंगे कि यार मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इस केस में क्या हो गया कि कुछ कुछ जो पानी के मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली वेपर हो गए, और वेपर होके हवा में चले गए। इसकी वजह से आपको लग रहा है कि वो क्या हो गया कि ये मैटर कम हो गया। मैटर कम नहीं होता है, मैटर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। नॉट इवन केमिकल रिएक्शन, कौन सी भी रिएक्शन में आप मैटर को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। मैटर विल ऑलवेज चेंज इट्स फॉर्म। मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसको बोलते वो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल दुनिया का कौन सा भी पानी लाइए, समुद्र से लाइए, नल से लाइए, कहीं से लाइए, तो वो पानी जो रहेगा वो हमेशा क्या? 2 हाइड्रोजन से और 1 एटम से, 1 ऑक्सीजन से, इससे ही बना रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए, अगर देखो H2 तो इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या कह सकते हैं? दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पकड़िए, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये आपको क्या देगा? तो ये आपको एक H2O देगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन आके क्या बनाएगा? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो दुनिया का कहीं से भी अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लाया रहेगा तो वो हमेशा CO2 ही दिखाएगा उसका केमिकल कंपोजिशन। अगर हम मान लीजिए ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, ग्लूकोज के एग्जांपल C6H12O6, तो इसमें ये फिक्स है। अगर ग्लूकोज है तो हमेशा उसमें 6 कार्बन रहेंगे उसके मॉलिक्यूल में, और 12 हाइड्रोजन रहेंगे और 6 ऑक्सीजन रहेंगे। तो एक्चुअली ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको प्राउस्ट लॉ ऐसे भी कहते हैं क्योंकि प्राउस्ट सर ने ये ढूंढा था, और उसको ही लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल H2O की बात करें तो H2O में जब भी पानी लेते हैं तो 2 ही हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमेशा 1 ही मिलेगा। किस में? तो उसके मॉलिक्यूल में। तो अगर मान लीजिए मास की बात करें तो मास में क्या होता है? हाइड्रोजन का अगर मान लीजिए मास अगर 1 है तो उसके प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन का मास हमेशा 8 ही आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एक्चुअली मास में कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का रहता है 32।
तो एक्चुअली अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, मान लीजिए अगर हम 12:32 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 16, तो 2 से 2 कट गया। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 एंड 16 को लिख सकते हैं 2 × 8, यहाँ से भी 2 से 2 गया तो 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हमेशा उसका प्रोपोर्शन, पूरी दुनिया में कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइए उसका प्रोपोर्शन हमेशा उस मॉलिक्यूल का आएगा 3:8। एटम्स क्या है, तो एटम्स एक्चुअली स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का अगर स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम देखते हैं तो वो एक्चुअली हमेशा एटम ही रहेगा अगर वो एलिमेंट है। तो अगर कंपाउंड है तो हमेशा उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा। तो एटम का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, एक्स है, एक्स क्या है, तो एक्स हमारा एलिमेंट का नेम है, और जो ए है वो एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास मास नंबर बोल सकते हैं। तो मास नंबर वो क्या है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और एक्चुअली जो जेड है, जेड का रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कि कितने उसमें प्रोटॉन है, तो इसको क्या एक्चुअली ऐसा ही कहते हैं, एटॉमिक नंबर ऐसा भी कहते हैं। मीन अगर हम फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को अगर हम दिखाने की बात करें तो ये कहता है 17 × 35.5। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसका एटॉमिक मास 35.5 है, ये क्लोरीन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का नंबर है 8, ये है 18, यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास नंबर है मास नंबर है 18, और ये है ऑक्सीजन। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स को। एटम की रेडियस क्या होती है, मान लीजिए 2 एटम है, अगर मॉलिक्यूल स्टेट में है या कंपाउंड स्टेट में, अगर 2 एटम है वो अगर बाजू बाजू में है, उन्होंने मान लीजिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है, तो जो भी उनके न्यूक्लियस का अगर डिस्टेंस है, देखिए हमने अगर मान लीजिए न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस लिया, तो ये जो भी कोई डिस्टेंस है अगर उसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, उसकी एटॉमिक रेडियस मिलेगी। ये डॉटेड हमने लाइन दिखा है, ये डॉट दिखा है न्यूक्लियस 2 एटम के, अगर इन दोनों का अगर हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा एटॉमिक रेडियस। तो डाल्टन साहब ने एक एटॉमिक थ्योरी दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऐसा था, एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि एटम को कभी भी आप तोड़ नहीं सकते हैं, एंड एटम बहुत छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट अगर मैटर का कोई है तो वो हमेशा एटम ही रहेगा। एंड एक्चुअली वो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, उससे ही मैटर बनता है। मैटर अगर कोई बना रहा है तो वो एलिमेंट अगर कोई बना रहा है तो वो क्या रहेगा, तो एलिमेंट कोई बना रहा है तो हमेशा वो एटम ही रहेगा। अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड के लिए हमने बोला कि क्या रहेगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वो मॉलिक्यूल रहेगा। तो यानी कि एलिमेंट किससे बने हैं, सारे के सारे एलिमेंट किससे बने हैं, तो मैटर एटम से बने। डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट, अगर मान लीजिए 2 अलग अलग, मान लीजिए अगर आप एलिमेंट लेते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने एलिमेंट लिया मान लीजिए क्लोरीन, फॉर एग्जांपल दूसरा लिया फ्लोरीन, अगर और ये लिया ब्रोमीन, तो देखिए एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर, क्लोरीन के एटम का स्ट्रक्चर या फ्लोरीन के एटम का स्ट्रक्चर या ब्रोमीन के एटम का स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। क्लोरीन का मास एटम का अलग रहेगा, फ्लोरीन के मास अलग रहेगा, एंड ब्रोमीन का भी मास अलग रहेगा। क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है, फ्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग है, तो ब्रोमीन की भी प्रॉपर्टी अलग है। तो यानी कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट अगर डिस्कस करते हैं तो उसका साइज अलग रहेगा, उसका शेप अलग रहेगा, उसका मास अलग रहेगा, उसका वेट अलग रहेगा, और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, अलग ही रहेगी। उसके बाद है हमने हमारा डिस्कशन पॉइंट है 1 एलिमेंट वुड हैव ऑल आइडेंटिकल। अगर मान लीजिए आपने मान लीजिए क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल या एटम आप जहाँ चाहिए वहाँ से ले लीजिए, बट हमेशा क्लोरीन के जो सारे के सारे एटम जो रहेंगे उसका शेप सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, प्रॉपर्टी सेम रहेगा। हाँ, सब्जेक्टेड कि उसका एटॉमिक मास क्या फिक्स है, उसका एटॉमिक मास फिक्स होना चाहिए क्लोरीन का, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आइसोटोप लेंगे तो शायद वो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो सकता है। दुनिया के अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट एक साथ आते हैं, कंबाइन करते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, तो कंपाउंड बनाते हैं। अगर कभी भी कंपाउंड बनाना है तो आपको मिनिमम कितने एलिमेंट चाहिए, 2 एलिमेंट चाहिए। मिनिमम 2 एलिमेंट नहीं है तो कंपाउंड बन ही नहीं सकता। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं एलिमेंट, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 एलिमेंट चाहिए। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। मैटर को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मैटर विल ऑलवेज चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर।
और क्या होता है कि जब भी मान लीजिए दो ए और बी मान लीजिए एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं, तो उससे अगर जब सी बन रहा है तो ये नया कुछ ये एलिमेंट नहीं बन रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसका जो एटम है, ए के एटम और बी के एटम है, उनका हो रहा है रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट होने के बाद उनका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि नया कौन सा भी एलिमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, हाँ, नया प्रॉपर्टी का सब्सटेंस तैयार हो रहा है, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आपने H2O की चर्चा की तो H2O हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही बनेगा, ये श्योर है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो दुनिया का कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड, भले आप लेबोरेटरी में बनाइए, नेचुरली कलेक्ट कर लीजिए, वो हमेशा 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ ही बनेगा। एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास, अगर मान लीजिए आपने कौन सा भी एलिमेंट लिया, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कॉपर, तो कॉपर का अगर हमने एटम उसके छोटे छोटे टुकड़े करते करते मान लीजिए हम एटम स्टेज पे आ गए, तो ये जो है इस एटम का जो भी मास रहेगा इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हम पानी की बात करते हैं, तो पानी के केस में तो हम एटम स्टेज में नहीं जा सकते, पानी के केस में हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो मॉलिक्यूल स्टेज में जा सकते हैं। सब उसको छोटे छोटे टुकड़े में अगर तोड़ते जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं, मॉलिक्यूल में। तो जो मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल का अगर हम मास ढूंढ रहे हैं, अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है पानी का और इसका अगर मास ढूंढ रहे हैं तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फॉर एग्जांपल H2O के केस में अगर आपको मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है, क्योंकि क्या ये तो मॉलिक्यूल बनेगा इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो देखिए यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, हमने क्या किया 2 इंटू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आपको क्या करना है 1 इंटू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो भी आपको एटॉमिक मास है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 1 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन के एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस उसमें एडिशन करना है दो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हमने यहाँ नीचे ग्लूकोज का एग्जांपल लिया C6H12O6, तो इसमें क्या करना है, आपको कार्बन का एटॉमिक मास कितने हैं, 6 बार लेना है, 6 कार्बन है इसके लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितने बार लेना है, 12 बार लेना है। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेना है 6 टाइम्स। इन सब का एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो आपको जो भी वैल्यू आएगा वो रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट इन प्योर स्टेट और स्टेबल स्टेट। मॉलिक्यूल जब तक मान लो स्टेबल स्टेट में नहीं है, हम उसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। इन अ मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमेशा H2O ही रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। O2 की बात करो, O2 गैस की बात करें तो O2 का गैस क्या रहेगा, तो वो O2 ही रहेगा। O2 गैस की बात करें तो उसका मॉलिक्यूल रहेगा O2। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो उसका मॉलिक्यूल रहेगा H2। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो उसका मॉलिक्यूल रहेगा N2। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 एलिमेंट रहेंगे या 2 एटम रहेंगे। अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, दो मिनिमम एटम नहीं है, तो मॉलिक्यूल हो नहीं सकता। तो जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट का भी बना रह सकता है, एक ही एलिमेंट का भी हो सकता है, या अदरवाइज वो हमेशा 2 एलिमेंट का हो सकता है। वो एक में एलिमेंट का भी हो सकता है और दो मिनिमम एलिमेंट का हो सकता है। अगर एक एलिमेंट का है तो उसको भी प्योर सब्सटेंस कहेंगे, और जब 2 एलिमेंट का रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो कंपाउंड कहेंगे। ये जो 1 एलिमेंट का जो है, फॉर एग्जांपल O2 की बात करें तो O2 का तो मॉलिक्यूल है, बट इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल H2O की वापस बात करते हैं, तो H2O के केस में क्या है, H2O एक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है। तो H2O कैसे बना रहता है, अगर हम 2 मोल लेते हैं हाइड्रोजन गैस का, 1 मोल लेते हैं ऑक्सीजन गैस का, तो हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी पानी मिलेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में हम चर्चा करेंगे। जब देखिए जनरली जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली क्या है कि दो प्रकार के ये रहते हैं बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और आयोनिक कंपाउंड होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। दो एटम आते हैं और 2 एटम क्या करते हैं,
एक दूसरे के साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड, इसमें क्या रहता है, एक एटम और दूसरा एटम, ये क्या करता है, आइदर ये इसको या इधर ये इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। तो कंप्लीट ट्रांसफर होने के बाद ये क्या आ जाएगा, एक के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। जिसने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है वो हो जाएगा निगेटिव, जिसने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो फॉर एग्जांपल NaCl की बात करें तो NaCl में क्या होता है, Na खुद इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये हो जाता है पॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है इसलिए क्या हो जाता है, ये निगेटिव। ये पॉजिटिवली चार्ज है सोडियम, क्लोरीन है निगेटिवली चार्ज। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है और क्या करते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड तो ऑक्सीजन के एटम एक साथ आके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक्चुअली O2 जो है तो ये एक प्योर सब्सटेंस में पकड़ा जाएगा और एलिमेंटली पकड़ा जाएगा। लेकिन NaCl के केस में ये क्या पकड़ा जाएगा, तो ये पकड़ा जाएगा केमिस्ट्री के टर्म्स में आयोनिक कंपाउंड पकड़ा जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, अगर मोलर मास है ये, तो मोलर मास क्या है, तो मान लीजिए कोई भी आपका एक सब्सटेंस है, अगर वो सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल्स, तो इसको कहते हैं 1 मोल। तो उसमें एक मान लीजिए आपने 1 मोल सब्सटेंस लिया और 1 मोल सब्सटेंस में जितने भी एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उनका इंडिविजुअल लेवल पे जो भी एटम्स है उसका अगर हमने मास का सम कर लिया तो इसको कहेंगे मोलर मास। मोलर मास का फार्मूला है मोलर मास इज इक्वल टू, मोलर मास का ये फार्मूला मीन एक्चुअली यूनिट है ग्राम्स पर मोल। तो मोलर मास कैसे गिनते हैं, ग्राम्स पर मोल। फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें तो कार्बन के 1 मोल का मास आता है 12 ग्राम पर 1 मोल। हाँ, 1 मोल का मास आता है 12 ग्राम। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एक जो ऑक्सीजन है उसका उसका एटॉमिक मास आएगा, कार्बन का ये एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो ये आ जाएगा 8 और 8 16, तो ये आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, मोलर में क्या हो जाएगा, मोलर में आपको क्या चाहिए, तो आपको कंपाउंड चाहिए। तो कंपाउंड फॉर एग्जांपल H2O की बात करते हैं तो H2O में क्या है, H2O का मान लीजिए अगर हमने मॉलिक्यूल लेता है और उसका अगर मास निकालते हैं तो ये हमेशा कितना आएगा, 1 मोल का 18 ग्राम आएगा। पानी का 1 मोल का मास आएगा 18 ग्राम। उसके बाद है हमारा कंसेप्ट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन द केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आपने बहुत बड़ा कोई तो सब्सटेंस लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते करते मान लीजिए छोटा सा पोर्शन आ गया जिसको आप आगे जाके डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं हम मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल रहेगा ये ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शोज करेगा कंपाउंड के, तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट। एटोमिसिटी एलिमेंट क्या होती है, मान लीजिए अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन अगर हम नेचर में देखते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, O2 के फॉर्म में मिलता है, यानी कि इसमें कितने एटम्स है ऑक्सीजन में, 2। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो ये मिलता है हमेशा N2 के फॉर्म में, तो यानी कि इसमें भी एटम कितने हैं, 2। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये भी कैसे मिलता है, H2 के फॉर्म में, इसमें भी एटम कितने हैं, 2। तो अगर हम जैसे Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस, ब्रोमीन गैस, तो इसमें कितना है, एटोमिसिटी 2 है। लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस हमें नेचर में कैसे पाया जाता है, P4 के फॉर्म में पाया जाता है, तो यानी कि इसकी एटोमिसिटी कितनी आ गई, 4। जो सल्फर है, सल्फर हमें मिलता है नेचर में एसिड फॉर्म में, तो यानी कि एसिड है, तो यानी कि इसकी एटोमिसिटी कितनी आ गई, तो 8। यानी कि इसमें कितने एटम है, 8 एटम्स है। अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ ड्रॉ किया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है कि ये है आपका न्यूक्लियस, ये जो है ये आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एक्चुअली उसके अराउंड में शेल्स रहते हैं, और शेल्स में कौन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है हमेशा न्यूक्लियस में ही रहेगा, न्यूट्रॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस में ही रहेगा। तो प्रोटॉन रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज,
न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं पार्टिकल्स। तो जो जो मास ऑफ द एटम रहता है वो हमेशा, मास ऑफ द एटम हमेशा सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका मास क्या होता है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन ए शेल, ये जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है ये क्या है, ये शेल है, और ये भी क्या है, तो ये भी हमारी शेल है। तो ऐसी बहुत सारी शेल हो सकती है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन हमेशा शेल में ही घूमेंगे या रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी न्यूक्लियस में नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद वैलेंसी क्या है, वैलेंसी का एक कंसेप्ट है कि कभी भी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ने टेक पार्ट किया, कितने इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए या यहाँ से यहाँ गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हो गया, तो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जनरली वैलेंसी 99% केसेस में कितनी आती है, 2 आती है। यानी कि ऑक्सीजन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के केस में एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हमेशा क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लिथियम की बात करें तो लिथियम बट कभी शेयर भी करता है, तो एक्चुअली वो कोवेलेंट भी बनाते हैं। बट ऐसे पकड़ लीजिए कि अभी फिलहाल 1 फॉर योर क्लास एक्चुअली हम उसको 1 पकड़ लेंगे। जो पोटेशियम है, पोटेशियम भी क्या होता है, तो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। जो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। कंपाउंड्स क्या है, जब भी मिनिमम टू एलिमेंट एक साथ आते हैं, और कैसे, इन द फिक्स रेशो। तो फिक्स रेशो में जब भी वो कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड। तो उसका एग्जांपल आपको याद रखना है H2O, सिंपलेस्ट एग्जांपल। कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल H2O ले लीजिए, या मान लीजिए H2 है, और क्या पकड़ सकते हैं, तो हम NaCl पकड़ लेते हैं या Na पकड़ लेते हैं। अगर Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, Na प्लस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ऐसा पकड़ते हैं, लेने के लिए हम ऐसे पकड़ते हैं एरो, तो लिया तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस। अगर पानी जो है, पानी भी क्या कैसे बन जाता है, 2H प्लस आयन प्लस O2 माइनस आयन, ऐसे एक्चुअली बनता रहता है। तो एक्चुअली जब भी आपका मॉलिक्यूल है या अदरवाइज एटम है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है या देता है, डोनेट करता है। अगर उन्होंने डोनेट किया तो उसको वो बन जाएगा कट आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं कट आयन। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस स्पीसी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और उसको ही बोलते हैं एनायन। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जब भी मान लीजिए 2 डिफरेंट एलिमेंट है एक साथ आते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीटली शेयर करते हैं या डोनेट करते हैं, कंप्लीटली डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl की बात करें तो NaCl में क्या होता है, Na रहता है पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन होता है निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव जब एक साथ आ जाएगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बना देगा। कैल्शियम दिया है, एक्चुअली बुक में कुछ ऐसा लिखा था 2882, तो ऐसा नहीं है, होता है एक्चुअली। कैल्शियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,10। तो 2,8,10, तो कैल्शियम क्या करता है, यहाँ से 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो क्या किया उसने, इधर -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो गया, पॉजिटिव स्पीसी बन गया। तो यानी कि Ca2+ क्या है, तो ये कट आयन है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। तो क्लोरीन के, तो ये कैल्शियम जो है या क्लोरीन से यहाँ भी बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी बॉन्ड कर रहा है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया, Cl माइनस। तो जब भी माइनस निगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनता है तो ये क्या बन जाएगा, एनायन। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दूसरे क्लोरीन ने और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो जो भी 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने दे दिया, तो ये 2 क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये इलेक्ट्रिकली ये कंपाउंड बन गया। और इलेक्ट्रिकली ये कंपाउंड कैसे, न्यूट्रल
देयर इज नो चार्ज ऑन इट। एक मोल जो होता है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कभी आएगा जब आपका क्या है, जो भी कंपाउंड है वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, तब फॉर्मूला मास आ जाएगा।